हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 11th की पॉलिटी की, और उसमें 8 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। चलिए चैप्टर नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है ना, जो लिविंग है, जीता है। देखते हैं क्या क्या कहता है ये आगे। कि पहला क्वेश्चन उठता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता? सो ये कॉमन अनकॉमन नहीं है नेशंस के लिए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें। बहुत सारे नेशंस जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं आइडिया सोसाइटी के चेंज के हिसाब से, और पॉलिटिकल अपहीवल्स, जो राजनीतिक उठापटक होती है उसके हिसाब से दोबारा लिखते हैं बहुत सारे नेशन। और सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लाइफ ऑफ 74 ईयर्स। 74 साल के लाइफ में सोवियत यूनियन के 4 कॉन्स्टिट्यूशन हुए। 1918, 1924, 1936, 1977। 1991 में जो रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन में, वो ख़त्म हुआ और सोवियत फेडरेशन डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। इस पॉलिटिकल अपहीवल के बाद जो जो ये राजनीतिक उठापटक हो रही थी, जो न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन बना, उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में अडॉप्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि 74 साल के पीरियड में लगभग 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बने, और 5वां कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1993 में उसको अडॉप्ट किया गया रशियन फेडरेशन के द्वारा। पर इंडिया की तरफ भी देखिए जरा। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं। ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। अडोप्शन मतलब जो मेंबर्स हैं उनके साइन इस दिन कंप्लीट हुआ है, बनकर कंप्लीट हुआ है, और साइन जो है मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इस दिन किए हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में जो आया है वो पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कहते हैं लागू हुआ। कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। ठीक है जी। सो मोर देन 69 ईयर्स, और लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, एक फ्रेमवर्क जिसमें गवर्नमेंट हमारी कंट्री ऑपरेट करती है। तो फंक्शन एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री ऑपरेट्स। इज दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंज? क्या इतना अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज की जरूरत ही नहीं है? या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने दूरदृष्टि वाले थे, इतने चतुर थे कि उन्होंने चेंजेस देख लिए और उस चेंजेस के हिसाब से ही फ्यूचर में क्या होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया सारा कुछ? देखिए, कुछ सेंस में दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन ये भी सच है कि हमें जो एक रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, ये एक इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इनहेरिटेंस में मिला है। ठीक है ना? तो बेसिक फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वेरी मच सूटेड टू अवर कंट्री। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी कंट्री को वेरी मच सूट करता है। और ये भी सच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ही दूरदृष्टि के थे, और बहुत सारे सॉल्यूशन, फ्यूचर सिचुएशन क्या आने वाली है फ्यूचर सिचुएशन में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखे गए हैं। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संसार में ऐसा नहीं होता जो सारी इवेंचुअलिटी आने वाले फ्यूचर में सब चीज़ को एक बार बना के रख दो। तो हर एक डॉक्यूमेंट, जो भी एक डॉक्यूमेंट है, उसके लिए चेंज जरूरी है। तो चेंज ही सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बिना चेंज के नहीं चल सकता। सो देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री? कैसे जो है ये सेम कॉन्स्टिट्यूशन जब का बना हुआ, 1949 को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो कैसे ये सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को सर्व कर रहा है भाई? वन ऑफ द आंसर टू सच क्वेश्चन, एक आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसको ज़रूरत है मॉडिफिकेशंस की, चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, एक्चुअल वर्किंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशन की। सो जितनी जो यानी जो एक्चुअल वर्किंग हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इंटरप्रिटेशंस की, कि उसकी व्याख्या हो सकती है। तो दोनों, पॉलिटिकल प्रैक्टिस भी और जुडिशियल रूलिंग भी मैच्योरिटी दिखाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की। तो पॉलिटिकल प्रैक्टिस भी और जुडिशियल रूलिंग भी। पॉलिटिकल प्रैक्टिस का क्या मतलब है? कि जो कानून बनाते हैं। जुडिशियल रूलिंग का क्या मतलब है? जो इंटरप्रेट करते हैं कानून को। तो दोनों ही मैच्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये जो फैक्टर्स हैं,
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है, ना कि एक क्लोज और स्टैटिक बुक। ये एक बुक है, उसको क्लोज और स्टैटिक बुक है, जो उसमें लिख गया वही पत्थर की लकीर है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई क्लोज्ड या स्टैटिक बुक। और कौन क्या चीज़ इसको ओपन बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ सोसाइटी के चेंजेस, जब सोसाइटी चेंज होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत पड़ती है मॉडिफिकेशन की। सो किसी भी सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्टिकुलर टाइम में, वो एक कॉमन चैलेंज फेस करते हैं। किसी भी सोसाइटी में जो व्यक्ति, जो मेंबर्स ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो एक कॉमन चैलेंज फेस करते हैं। जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के वो नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उन एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सोसाइटी में जो चैलेंज थे, जो फेस करके उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे निवारण हो, वो जो एफर्ट करे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के, वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करते हैं प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के। सेम टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो एक फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का प्रोवाइड करे फ्यूचर के लिए भी। सो देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। यानी जो फ्यूचर में होने वाले चैलेंज हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्ड करे, ऐसा होना चाहिए। इस सेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा दैट इज कंटेम्प्ररी एंड समथिंग दैट इज ए मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए दैट में अराइज इन फ्यूचर। इस सेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कंटेम्प्ररी और समथिंग दैट हैज़ ए मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस वो रहता है हमेशा। सो एट द सेम टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। तो ये कोई ना तो एक फ्रोजन यानी बिल्कुल जमा हुआ, और ना ही ऐसा है कि इसको आप, ना ही अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है यानी इसमें कोई टूट फूट तोड़ फोड़ काट छाट नहीं किया जा सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अरे इंसानों ने ही बनाया है तो रिविजन्स की भी ज़रूरत है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सो ये सच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्रीम्स और एस्पिरेशन कंसर्न सोसाइटी के ही रिफ्लेक्ट करता है। तो जो सोसाइटी के एस्पिरेशन हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको ही रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रेमवर्क है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गवर्नेंस सोसाइटी में जो भी है उसका फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इस सेंस में इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी अपने लिए खुद बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, नाउ दिस डुअल रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डुअल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लीड करता है अबाउट द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट सो स्केयर दैट नोबडी एवर कैन चेंज इट? क्या ये इतना पवित्र है कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता? अल्टरनेटिवली इट इज़ सो ऑर्डिनरी एन इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ। और क्या ये इतना ऑर्डिनरी है, साधारण है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मॉडिफाइड हो सकता है जस्ट लाइक दूसरे ऑर्डिनरी लॉ की तरह? सो जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इस चीज़ से अवेयर थे, प्रॉब्लम से, और एक इस बैलेंस को वो देख रहे थे। दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ एंड एक्सपेक्टेड दैट कि जो फ्यूचर जनरेशन होंगी वो इस डॉक्यूमेंट का रिस्पेक्ट करेंगे। एक ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर रखा और फ्यूचर जनरेशन से ये आशा रखी कि ये इसका जो है इस डॉक्यूमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे। सेम टाइम में उन्होंने फ्यूचर को भी रिकॉग्नाइज किया और दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन, कि फ्यूचर में इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त देवर अवेयर, वो अवेयर थे देन दैट ऑन मैनी मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स पे देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो अलग अलग ओपिनियन भी थी। सो जब भी सोसाइटी वुड वीर टुवर्ड एनी पर्टिकुलर ओपिनियन, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वुड बी रिक्वायर्ड। सो जब भी सोसाइटी टर्न करेगी किसी पर्टिकुलर ओपिनियन के रूप में के लिए, चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जरूरत होगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्बिनेशन है दोनों अप्रोचेस का, जो मेंशन है ऊपर जो मेंशन की गई, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सैक्रेड डॉक्यूमेंट, एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, एंड दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो चेंजेस की जरूरत से टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है,
इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ नॉट अनअल्टरेबल। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, ना ही वो फाइनल वर्ड है हर चीज़ का। इट इज़ नॉट अनअल्टरेबल, ठीक है, इसको अल्टर किया जा सकता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करें, संशोधन कैसे करें कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड एनी वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपेल एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल। तो जिस इस आर्टिकल में कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं उसके द्वारा पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है अपनी पावर को, और वो ऐड कर सकती है, सब्ट्रैक्ट कर सकती है, कुछ जोड़ सकती है, रिपेल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर दिए गए हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा कि जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक बैलेंस चाहते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। ये जरूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, बट इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अननेसेसरी और फ्रीक्वेंट चेंजेस। ऐसा नहीं है कि आए दिन चेंज करने लगे, कुछ जरूरत है भी नहीं तो अमेंड करने लगे हर एक प्रोविज़न को कोशिश के। दूसरे शब्दों में कहे जाए तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी रहे और एक सेम टाइम पर रिजिड भी रहे, फ्लेक्सिबल भी रहे और सेम टाइम पर रिजिड भी रहे। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ओपन टू चेंजेस एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ओपन है, खुली हुई है, चेंज करने हैं जो कर लो, और रिजिड का मतलब है रेजिस्टेंट टू चेंजेस। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी चेंज कर रहे हो, रिजिड भी है एक टाइप का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली चेंज और मॉडिफाइड इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। जो आराम से चेंज हो जाता है उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में जो डिफिकल्ट है अमेंड करना उनको रिजिड कहते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ही कंबाइन है, फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो इस फैक्ट से अवेयर थे कि कुछ फॉल्ट और कुछ मिस्टेक कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी। सो दे न्यू दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर्स। कॉन्स्टिट्यूशन खुद टोटली फ्री ऑफ एरर्स नहीं है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं। सो वेन एवर सच मिस्टेक, जब भी ये ऐसी मिस्टेक लाइट में आएंगी, प्रकाश में आएंगी, सो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली अमेंड किया जाए और एबल टू गेट रिड ऑफ दिस मिस्टेक। जो मिस्टेक की गई है उनको खत्म कर दिया जाए फ्यूचर में। सो देन देयर वर सम प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर ऑफ टेम्पररी नेचर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दीज कुड बी अल्टर्ड लेटर ऑन वंस द न्यू पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड। यानी जब नई पार्लियामेंट बने तो कुछ टेम्पररी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको अल्टर कर दो, उनको खत्म कर दो और या उनमें बदलाव कर दो। बट एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक फेडरल पॉलिटी को भी फ्रेम कर रहा था। देयरफॉर जो राइट्स थे, पावर्स थी स्टेट्स की, चेंज नहीं हो सकती थी विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फेडरल पॉलिटी भी थी। फेडरल पॉलिटी का मतलब है सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करने वाले थे, ठीक है। तो जो स्टेट्स थे उनके पास भी पावर दे दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज होगा, राइट और पावर स्टेट को दे दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बिना स्टेट्स के चेंज नहीं हो सकता, उनके कंसेंट के बिना। तो कुछ अदर फीचर्स भी हैं सो सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात से भी चिंतित थे कि इन चेंजेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो जो प्रोविजन थे हैड टू बी मेड रिजिड, ये रिजिड बनाते थे, और ये कंसिडरेशन लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कंसिडरेशन लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। सो हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला तरीका है सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ। सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे, कुछ आर्टिकल में मेंशन किया गया है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी सेपरेट लेनी पड़ेगी और वहाँ से पास कर पाना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 368। और फिर आते तीसरे टाइप के अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे जो राज्य हैं उनका लेजिस्लेचर वहाँ से कंसेंट दे, वहाँ से मंजूरी दे, वो भी आर्टिकल 368 में आता है। तो ये तीन टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। सो देयर आर मैनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में विच मेंशन दैट दीज आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कि सिंपल कानून से, सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से ये अमेंड हो सकते हैं, इनमें संशोधन हो सकता है। कोई भी स्पेशल प्रोसीजर अमेंडमेंट के लिए जरूरत नहीं होता ऐसे केसेस में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है एट ऑल बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड एन ऑर्डिनरी लॉ। सो किसी ऑर्डिनरी लॉ में और अमेंडमेंट में कोई बीच में डिफरेंस नहीं है। सो ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत फ्लेक्सिबल हैं,
and read carefully the following text of some article by of the constitution. In both this article the word by law, कौन से आर्टिकल, ये वाले आर्टिकल 2 आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन दैट न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ. तो बाय लॉ यहाँ दिखाया गया कि बाय लॉ का क्या मतलब. बाय लॉ इंडिकेट करता है कि जो आर्टिकल है मॉडिफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बिना आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो किए. ठीक है, तो आर्टिकल 368 की स्पेशलिटी नहीं है इनके लिए. ये पार्लियामेंट बाय लॉ जहाँ भी लिखा हुआ हो वो मॉडिफाइड कर सकता है पार्लियामेंट बिना रिकॉर्ड्स के टू द प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल 368. सो बहुत सारे दूसरे आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडिफाइड हो सकते हैं पार्लियामेंट इसी सिंपल मैनर में. ठीक है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है. फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो रिमेनिंग पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो प्रोविजन बनाए गए हैं वो आर्टिकल 368 में 368 में कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए. इस आर्टिकल में 2 मेथड है अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो अप्लाई होते हैं 2 डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के. पहला मेथड है कि अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी होगी तो संविधान में संशोधन मान्य होगा. ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. उसमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए पार्लियामेंट की, साथ ही साथ क्या चाहिए, कंसेंट भी चाहिए. कंसेंट भी चाहिए कितने, हाफ ऑफ स्टेट के, आधे स्टेट्स का कंसेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का, जो स्टेट की विधानसभा है उनका आधी कंसेंट, मतलब आधे जो राज्य हैं उनका कंसेंट, उनकी राजीनामा भी चाहिए. सो नोट दैट कि सभी अमेंडमेंट टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट. ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो इनिशिएटेड होते हैं केवल पार्लियामेंट में. और बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट नो आउटसाइड एजेंसी, कोई भी आउटसाइड एजेंसी का अनुमति नहीं है पार्लियामेंट के अलावा. लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और ए सेपरेट बॉडी इज रिक्वायर्ड टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट नो आउटसाइड एजेंसी लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन या सेपरेट बॉडी को रिक्वायर नहीं है कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है. सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी रेफरेंडम रिक्वायर नहीं है रेटिफिकेशन करने के लिए अमेंडमेंट को. पार्लियामेंट के पैसेज में ही और कुछ केसेस में जो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी रेफरेंडम जरूरत नहीं है रेटिफिकेशन करने के लिए अमेंडमेंट को. और एक अमेंडमेंट बिल दूसरे बिलों की तरह ही प्रेसिडेंट पर जाता है असेंट के लिए. प्रेसिडेंट की वहाँ मंजूरी हर एक बिल को चाहिए ही चाहिए. बट इस केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर्स हैं उसको वापस भेजने की और कहने की कि आप रिकन्सिडर कीजिए, इसको दोबारा देखिए. सो ये जो डिटेल्स थी ये शो करती थी कि कैसे रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड है अमेंडिंग प्रोसीजर, है ना. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करता है और अमेंडमेंट प्रोसीजर रिलेटिवली सिंपल बनाता है. बट मोर इम्पोर्टेंटली जो प्रोसेस है एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी दर्शाता है. केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, केवल इलेक्टेड जो चुने गए प्रतिनिधि हैं लोगों के द्वारा, उनको पावर दी गई है, कंसिडर की गई है कि वो ही फाइनल डिसीजन लें अमेंडमेंट करने का, अमेंडमेंट के क्वेश्चन पे. सो जो सोवरेनिटी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की यानी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, वही बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का. सो अमेंडमेंट प्रोसीजर की आप कहोगे क्या बेसिस है, तो आप कहोगे कि जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वही बेसिस है. तो ये मैंने बताया कि कैसे आर्टिकल 368 है और उसके अलावा भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट होते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे का. और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लिसनिंग, एंड जय हिंद, जय भारत.